Good evening friends, this is me Nikhil Garg, welcomes you to my channel गोला द ऑलराउंडर अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस का हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कैसे असर पड़ा है। जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कोरोना वायरस के ऊपर एक सीरीज लाने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के ऊपर जो सीरीज आ रही है उसका जो लास्ट एपिसोड था वो पहला एपिसोड था और उसमें हमने ये चीज़ आपको बताई थी कि कोरोना वायरस का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ, कैसे कैसे वो दुनिया भर में फैला। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एजुकेशन सिस्टम पे कैसे कैसे कोरोना वायरस का असर पड़ा है। प्लस हम आपको ये बताएंगे कि जैसे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, अभी सीबीएसई बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं सारे। उसके बाद यूजीसी के टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आ रही हैं, प्लस 9th क्लास तक के एग्ज़ाम्स पहले ही कैंसिल कर दिए गए थे जब लॉकडाउन हुआ। इस तरीके से साथ ही में हम ये भी बात करेंगे कि जो ऑनलाइन सिस्टम है वो कितना फिजिबल है हमारे लोगों के लिए, वो कितना एक तरीके से सही है या गलत है, या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी इंडिया की जनता के ऊपर या फिर इंडिया के जो बच्चे सीखने वाले हैं उनके ऊपर। आज हम ये सब बातें करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इंडिया की तो 11 मार्च को इंडिया के अंदर या फिर दुनिया भर में ये चीज़ जो कोरोना वायरस है WHO ने इसको एक पेंडेमिक, एक महामारी घोषित कर दिया था। अब जब इस एक बीमारी को महामारी घोषित किया गया उसके बाद 15 मार्च के अराउंड इंडिया में सारे इंस्टीट्यूशन बंद किए गए थे और सबसे पहले स्कूल और कॉलेजेस को 15 मार्च के नोटिफिकेशन के बाद बंद कर दिया गया था अगले नोटिफिकेशन तक के लिए। और किसी को नहीं पता था कि ये सिचुएशन कितनी ख़राब है या कितनी भयंकर होती जा रही है या हो सकती है। उसके बाद सबसे पहले 9th तक के स्टूडेंट्स जो थे उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए और उन सब बच्चों को प्रमोट कर दिया गया उनकी अगली क्लासेस में। और जो 10th और 12th के जो मेनली एग्ज़ाम थे उनको पोस्टपोन किया गया। अब फ्रेंड्स, मैं अगर स्पेशली बात करूँ 10th और 12th स्टैंडर्ड की, तो 10th और 12th स्टैंडर्ड हमारी लाइफ में या किसी भी एक इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि 10th के बाद एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने मर्जी की स्ट्रीम चूज़ करता है, अपने मर्जी के सब्जेक्ट्स चूज़ करता है जो उसको पढ़ने हैं या जिसमें उसको आगे अपना करियर बिल्ड करना है। जैसे किसी को टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट होता है तो वो फिर साइंस लेता है, किसी को CA बनना होता है या अदर कॉमर्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना होता है तो वो कॉमर्स लेता है, या किसी को आर्ट्स लेना होता है। ऐसे अलग अलग अपने पसंदीदा स्ट्रीम्स को चूज़ करता है वो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 12th की, तो 12th के बाद वो अपने पसंद के कोर्सेज में जाता है। जैसे कोई कहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है। इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज में एक इंसान 12th के बाद अपने अपने पसंदीदा कोर्सेज में एडमिशन लेता है। तो हम एक इसी से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10th और 12th जो क्लास होती है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी इंसान के लाइफ में। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी बताया कि 10th और 12th के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया। उसके बाद HRD मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन आया, उसमें उन्होंने बोला कि इन एग्ज़ाम्स को हम जुलाई में लेंगे और 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद कुछ एक जगहों पर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो कुछ एक पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए, क्योंकि उनके बच्चों की सेफ्टी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे देश का भविष्य है। अगर हम बात करें तो उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्रायर है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उनके लिए कदम उठाना बहुत इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद CBSE बोर्ड ने प्लस अदर बोर्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकते और उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया और सभी बच्चों को उन्होंने प्रमोट कर दिया। अब प्रमोट इस बेसिस पे किया गया कि जो उनके इंटरनल मार्क्स हैं, जो उनको इंटरनल मार्क्स उनको पहले मिले हैं, उस बेसिस पे उनकी ग्रेडिंग की जाएगी और उस बेसिस पे उनको मार्क्स दिए जाएंगे बोर्ड्स एग्ज़ाम में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 10th 12th कभी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक स्टूडेंट की लाइफ में। तो ये तो बात हुई कि CBSE बोर्ड्स ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए। उसके बाद मैं फ्रेंड्स बात करूं, साथ ही में 30% सिलेबस भी CBSE ने रिड्यूस कर दिया अगले सेशन के लिए 2020-21 के लिए। भी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया CBSE बोर्ड का जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक 30% सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं और 1st to 8th तक का जो डिसीजन है वो स्कूल्स के ऊपर छोड़ दिया है।
CBSE बोर्ड ने, उन्होंने ये बोला कि आप अपने हिसाब से रिड्यूस कीजिए, जितना आप पढ़ा सकते हैं आप उतना पढ़ाइए, अदरवाइज जो 9th और 12th है उनका सिलेबस उन्होंने कॉमनली 30% रिड्यूस कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट करता है, एक सेंट्रल बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट करने का काम करता है, उनके लिए गाइडलाइंस बनाने का काम करता है। तो अब यहाँ पर इस पेंडेमिक में UGC का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने अप्रैल में एक कमेटी का गठन किया जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर थे, और उस कमेटी से रिकमेंडेशन मांगी कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ एक रिकमेंडेशंस दी, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि उनका ऐसा बोलना था कि 50 to 60% सिलेबस हर कॉलेज ने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है और 40 to 50% सिलेबस रिमेनिंग बचा है। तो अब एक तरीके से एग्जाम कंडक्ट करना, एग्जैक्ट एग्जाम कंडक्ट करना उसी पोजीशन में जैसे पहले होता था, वो एक इम्पॉसिबल सा टास्क है अभी, क्योंकि सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ था। तो UGC कमेटी ने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी, जैसे उन्होंने बोला हम ओपन बुक टेस्ट ले सकते हैं, हम MCQ बेस्ड टेस्ट ले सकते हैं, हम असाइनमेंट बेस्ड टेस्ट ले सकते हैं, या हम ऑनलाइन बेसिस पे टेस्ट ले सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशन दी। अब उसमें मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि UGC का इस पे क्या गाइडलाइंस है आगे। UGC ने बोला कि जैसे जो ये ओपन बुक टेस्ट है, या फिर OMR शीट्स होती है, या फिर असाइनमेंट बेसिस है, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है, ये अप्रूव किया UGC ने, बोला कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने एक गाइडलाइंस इशू की, उसमें उन्होंने बोला कि 1st to 4th ईयर के एग्जाम देना भी फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फाइनल ईयर के एग्जाम देना मैंडेटरी है। उस टाइम पे उन्होंने ऐसा बोला कि जुलाई के फर्स्ट 15 डेज में आपको एग्जाम कंडक्ट करना होगा, यूनिवर्सिटीज़ को बोला। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अभी सिचुएशन और ख़राब होती जा रही थी। अप्रैल में जब ये गाइडलाइंस है उसके बाद और सिचुएशन ख़राब हुई, हमारे केसेस और बढ़ते गए, लैक्स में केसेस पहुंच गए। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपने नए रिकमेंडेशंस या फिर नई गाइडलाइंस इशू की। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि जो UGC की गाइडलाइंस है उसमें एक ये तो था कि हम एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं, प्लस एक उन्होंने ये भी बोला कि हम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लेंगे। प्लस उन्होंने एक चीज़ और बोली उसमें कि जो अलग अलग तरीके के कोर्सेज है, जैसे MPhil होता है, जैसे PhD के कोर्सेज होते हैं, उनको उन्होंने बोला कि आप यूनिवर्सिटीज़ को बोला कि आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस लीजिए, वाइवा लीजिए बच्चों के, ताकि उनकी जो मार्किंग है वो पॉसिबल वे में हो पाए। सेकंड चीज़ उन्होंने बोली, जो 1st to 4th ईयर के जो बच्चे हैं, या फिर फाइनल ईयर के एग्जाम तो होंगे, लेकिन जो फाइनल ईयर से पहले के बच्चे हैं, 1st ईयर 2nd ईयर ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए उन्होंने बोला कि इनको हम अलग अलग बेसिस पे भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे एक तो वो एग्ज़ाम का तरीका, जैसे ओपन बुक या फिर MCQ बेस, या फिर प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स, या फिर उन्होंने बोला कि अगर प्रमोट कर रहे हैं तो वो इस बेसिस पे किया जाए कि 50% उनको मार्किंग दी जाए उनके इंटरनल के बेसिस पे, और 50% जो रहेगा उनके प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट के बेसिस पे। और अगर जो 1st ईयर के स्टूडेंट हैं उनको जो कंप्लीट उनकी मार्किंग रहेगी 100%, वो उनके इंटरनल के बेसिस पे की जाएगी। इस तरीके से UGC ने अपनी गाइडलाइंस इशू की। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि वाइवा लीजिए आप, जो MPhil या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो PhD कर रहे हैं, उनके आप वाइवा लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, ताकि जो उनकी ग्रेडिंग है वो पॉसिबल बेस्ट वे में की जा सके। उसके बाद फ्रेंड्स UGC ने 29 अप्रैल को जब अपनी पहली गाइडलाइंस इशू की, उसमें उन्होंने बोला कि जो एकेडमिक कैलेंडर है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, और 1 अगस्त से जो कंटिन्यूएशन में सेमेस्टर है उनका स्टार्ट होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा वो अगस्त में एडमिशन्स होंगे, प्लस 1 सितंबर से उनका सेशन स्टार्ट होगा। इस तरीके से उनकी गाइडलाइंस आई। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो UGC की पहले गाइडलाइंस आई थी, उसमें उन्होंने बोला कि फाइनल ईयर के एग्जाम हम लेंगे, और फाइनल ईयर के एग्जाम हम जुलाई में लेंगे। लेकिन जुलाई में और कंडीशन खराब होती गई, तो अभी रिसेंटली उनकी एक गाइडलाइंस हो रही है कि बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन जो फाइनल ईयर के एग्जाम है वो एंड ऑफ सेमेस्टर में कंडक्ट किए जा सकते हैं। मतलब एक उन्होंने टेंटेटिव बोला। इसी बीच फ्रेंड्स महाराष्ट्र ने मई एंड में एक नोटिफिकेशन इशू किया, और उसमें उन्होंने बोला कि हम एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि महाराष्ट्र की कंडीशन सबसे ज़्यादा खराब है, सबसे ज़्यादा वर्स है पूरे इंडिया के अंदर। तो हम जो एग्ज़ाम है वो हम कैंसिल कर रहे हैं और सब बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं 50% इंटरनल के बेसिस पे, और 50% जो उनके प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट है उनके बेसिस पे उनको एग्जाम्स के रिजल्ट दिए जाएंगे, और इस बेसिस पे हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर कोश्यारी जी ने ये बोला कि
ये चीज़ जो डिसीजन है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नहीं वैलिड है, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की, और उन्होंने पूरे डिसीजन को पलट दिया। साथ ही में अब जैसे मैंने आपको बताया यूजीसी की गाइडलाइंस है कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स तो हमको लेने ही पड़ेंगे। उसके बाद ऑनरेबल सीएम ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को चिट्ठियाँ लिखी कि आप प्लीज़ इसमें अपना कॉग्निजेंस लीजिए और हमारे जो स्टेट के अंदर एग्जाम्स है वो कैंसिल कीजिए, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चों की सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कॉलेजेस को रिकॉग्निशन देता है और यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी रिकॉग्निशन देता है। लेकिन कुछ एक प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जिनको सेंट्रल बोर्ड इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में कुछ एक सेंट्रल बोर्ड आते हैं, वो रिकॉग्निशन देते हैं। जैसे अगर मैं लॉ की बात करूँ तो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनको रिकॉग्निशन देता है। अगर मैं मेडिकल की बात करूँ तो ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, जैसे मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो AICTE। ऐसे ही अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज को अलग अलग तरीके से रिकॉग्निशन दिया जाता है। अब फ्रेंड्स उन बोर्ड्स का भी ये बोलना है कि आप एग्जाम लीजिए ताकि बच्चों की जो एक क्वालिटी है वो निखरे, बच्चों को प्रमोट ना किया जाए, उन पे कोई एक गलत धब्बा ना लगे। इस तरीके से उनका भी टाइम टू टाइम अपने नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और उन्होंने भी अलग अलग तरीके से इस चीज़ में थोड़ी सी असहमति जताई है कि उनके एग्जाम कैंसिल कर दिए जाए, अलग अलग तरीके से कंडक्ट किए जाए, ऐसा उनका बोलना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं ICA, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है CA का, जिसका जो एग्जाम है वो ICA एक सेंट्रल बॉडी है वो कंडक्ट करती है। उन्होंने भी अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं और उन्होंने बोला है कि ये सारे एग्जाम हम नवंबर में लेंगे, पोस्टपोन किए, उनको प्रमोट नहीं किया गया, उनके जो एग्जाम है वो पोस्टपोन किए गए। फ्रेंड्स ये तो बात हुई कि यूजीसी ने या फिर बोर्ड्स ने कैसे कैसे अपने डिसीजन लिए, लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट ये उठता है कि क्या एग्जाम कैंसिल करना ही एक ऑप्शन बचता है, या फिर जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी या बोर्ड्स कर रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, क्या यही एक हमारे पास ऑप्शन है, क्या हम इसका ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ सकते। अब जैसे फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फ्रेंड्स ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उनके फ्यूचर कैसे, किस चीज़ पे बेस होता है। जैसे मैंने आपको बोर्ड्स का बताया 10th 12th का, वैसे ही सेम चीज़ अगर हम कॉलेजेस की बात करें, डिग्रीज की बात करें या प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, अगर कोई स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है तो, और अगर उसको मास्टर्स करना है, और जैसे एग्जाम कंडक्ट होते हैं अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन के, वहाँ पे एक चीज़ बोली जाती है फ्रेंड्स की जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है एग्जाम देने का, उसमें आपके इतने % मार्क्स होने चाहिए, या अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, चाहे वो 12th के एग्जाम्स हो, चाहे वो 10th के एग्जाम्स हो, तो वहाँ पर भी एक क्राइटेरिया दिया जाता है। उसके बाद एक यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन है या फिर प्रॉब्लम है वो इंटरनल्स के साथ ये है कि वो अपने एग्जाम्स में वो रिकवर कर लेगा, क्योंकि जो एक इंटरनल का क्राइटेरिया होता है वो 20% का ही होता है किसी भी एक एग्जाम में, जो मैक्सिमम 80% का क्राइटेरिया होता है वो रिटर्न पेपर में होता है। तो अगर हम उसको जो इंटरनल बेसिस अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बच्चों के साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से जो अच्छे तरीके से इंटरनल्स नहीं दे पाए उनके साथ एक नाइंसाफी वाली बात हो जाती है, क्योंकि अब ड्रीम कॉलेजेस है। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस जो हैं वो 12th के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। जैसे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो ड्रीम कॉलेजेस में भी काउंट होते हैं बच्चों के। अब इस कंडीशन में अगर किसी बच्चे को कम मार्क्स मिलते हैं और उसको अच्छे तरीके से अपग्रेड करने का मौका नहीं मिलता है, तो उस बच्चे का ड्रीम कॉलेज भी नहीं मिलेगा, उसका एक फ्यूचर भी स्टेक्स पे यहाँ पर आ जाएगा। सेम चीज़ यूजीसी में होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में होता है। अगर उसको फ्यूचर में मास्टर्स करना है, इंडिया से करना है या इंडिया के बाहर से करना है, तो वहाँ पे जो है 10th 12th प्लस अंडर ग्रेजुएशन के जो मार्क्स है वो बहुत मैटर करते हैं हर जगह पर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पैंडेमिक, क्योंकि यहाँ पर हमें बच्चों की सेफ्टी का ध्यान भी रखना है, प्लस साथ में हमें ये भी देखना है कि उनका फ्यूचर भी स्पॉइल ना हो। अगर मैं ये बात करूँ तो ये एक लड़ाई है प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर की बच्चों के लिए। अब फ्रेंड्स ये तो बात हुई प्रॉब्लम की कि प्रॉब्लम क्या है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। जैसे यूजीसी की गाइडलाइंस है कि हम अलग अलग तरीके से, जैसे ओपन बुक हो गया, या फिर हम MCQ बेसिस पे या फिर प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट बेसिस पे भी हम एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ऐसा लगेगा कि ओपन बुक की मैं बात कर रहा तो वहाँ पर कंपटीशन क्या है, लेकिन जब ओपन बुक एग्जाम भी होता है तो वहाँ पर भी एक बच्चे को रिसर्च करनी पड़ती है, क्रिटिकली उसको रीजनिंग करना पड़ता है और एक चीज़ सर्च करके अच्छे से ढूंढ के फिर उसका आंसर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक ओपन बुक भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है किसी बच्चे के लिए। लेकिन हमको ये सब इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमको एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, ताकि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उससे दूसरे बच्चे में ना जा सके। अब
और भी जैसे रिकमेंडेशंस थी कि हम असाइनमेंट बेसिस या फिर प्रेजेंटेशन बेसिस पे हम एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर इन बेसिस पे एग्जाम्स कंडक्ट किए जा सकते हैं तो हमको करना चाहिए, ताकि हम उन बच्चों के प्रेजेंट को भी बचाएं और हम उन बच्चों के फ्यूचर को भी बचाएं। बेशक से थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन एग्जाम्स प्रॉपरली होंगे तो उन बच्चों के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। फ्यूचर के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये लोग प्रमोट हुए हैं या इनकी वैल्यू क्या है। इक्वली वैल्यू मिलेगी उन बच्चों को भी। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ प्राइमरी स्कूल्स की। ये बात तो हुई बोर्ड्स की या फिर यूजीसी की। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी स्कूल्स की या फिर प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल्स में अभी एक चीज देखी गई कि वो अपनी फी हाइक कर रहे हैं, जिससे जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके ऊपर एक अननेसेसरी सा प्रेशर पड़ रहा है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सबकी जॉब छूट गई थी, सबके काम बंद हो गए थे, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के कुछ भी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो अब उनका जो ये फीस बढ़ाना एक अच्छा स्टेप नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ एक जो स्कूल्स है या फिर सारे प्राइवेट स्कूल्स है, उनका ऐसा बोलना है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई हमें 4 महीनों की फीस इकट्ठे चाहिए। तो उनके लिए भी एक चीज़ है, उनका ये पॉइंट गलत नहीं है कि उनको फीस चाहिए, क्योंकि उनको आगे अपने टीचर्स को सैलरी देनी है जो एम्प्लॉयड है। अगर हम उनको फीस नहीं देंगे तो सैलरी नहीं दे पाएंगे, और अगर वो सैलरी नहीं दे पाएंगे तो जो टीचर स्पेशली उस एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपना काम कैसे करेंगे या फिर वो अपना घर कैसे चलाएंगे, उनके ऊपर एक अननेसेसरी सा प्रेशर आ जाएगा। तो फीस हमको देनी चाहिए, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल से एक सजेशन है मेरा कि आप एकदम से फीस की डिमांड मत कीजिए, आप पार्ट्स में लीजिए। आप लीजिए अपनी फीस जो आपको सैलरी भी देने में ईजी जाए, प्लस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में ईजी जाए, लेकिन आप पार्ट्स में लीजिए ताकि जो एक मिडिल क्लास फैमिली है उनके ऊपर एकदम से कोई बर्डन ना पड़े। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की। ऑनलाइन एजुकेशन अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब जैसे फिजिकल हमको कहीं जाना नहीं, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी या फिर हमारे अलग अलग पॉलिटिशियंस या फिर हमारे जो वर्ल्ड वाइड लीडर्स भी है, वो भी ये चीज़ लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, ताकि अगर किसी सामने वाले इंसान को है तो आप उससे सेफ रह सकें। फ्रेंड्स, ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एक कहीं ना कहीं उसके साथ एक उसके प्रॉब्लम बहुत सारी है। जैसे अगर मैं एक प्रॉब्लम की बात करूं कि जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रिमोट लोकेशन में रहती है, वो एक विलेजेस में रहती है जहाँ पर प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, चाहे फ़ोन की बात की जाए, चाहे अदर इंटरनेट कनेक्शंस की बात की जाए, या अलग अलग चीज़ों की बात की जाए, या जो हमारी जो पॉपुलेशन इधर भी रहती है अर्बन एरियाज़ में, उनके पास भी प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है कि सब बच्चे इससे अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ एक ये भी है कि जो बच्चे हैं, अगर मैं बिल्कुल ही छोटे बच्चों की बात करूं, प्राइमरी स्कूल की 4th-5th क्लास तक के बच्चों की, तो उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो उनको एक टीचर्स की ज़रूरत होती है, उनको एक कह सकते हैं गाइडेंस की ज़रूरत होती है कभी भी कुछ करते हुए। और जो एक टीचर होता है वो उनको प्रॉपर गाइडेंस देता है। फिजिकली उनको, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनको हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है, उनको एग्जैक्टली सामने बिठा के समझाना पड़ता है कि क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है। अब एक चीज़ और भी है कि सब पेरेंट्स के लिए एग्जैक्टली अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब एक इस प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ एक प्राइवेट स्कूल ने स्टार्ट किया, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया। जैसे अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने रिसेंटली बोला कि हम कुछ एक चैनल्स लॉन्च कर रहे हैं फ्री में टीवी के ऊपर, जिनके घर में टीवी, क्योंकि टीवी ऑलमोस्ट सबके घरों में होता है, तो बच्चे वहाँ से सीख सके, ताकि जो ये टाइम है लॉकडाउन का ये खराब ना जाए। साथ ही में हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम दिल्ली के प्लस एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, वो मिस्टर मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने भी बोला कि हम ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करा चुके हैं, यूट्यूब पे करिकुलम दे चुके हैं, प्लस यूट्यूब पे उनको वर्कशीट भी मिलनी चालू हो गई है स्टूडेंट्स को। साथ ही में उन्होंने एक चीज़ और बोली कि अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे ऑल इंडिया रेडियो या फिर जो टीवी के अलग अलग चैनल्स हैं, हम उनसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि हम इजीली बच्चों को पढ़ा सकें। तो एक गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यूजीसी ने जो अपनी गाइडलाइंस इशू की, उसमें उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी ऐड की। उन्होंने बोला कि जिन बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है या अलग अलग बेसिस पे उनके मार्किंग की जा रही है, अगर वो बच्चे उस मार्क से खुश नहीं है तो उनको स्पेशल एग्ज़ाम देने का एक मौका दिया जाएगा, ताकि वो बच्चे अच्छे से बढ़ सके, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। तो
एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो बच्चे दोबारा मार्क्स दे सके, ताकि उनको मन में ये ना रहे कि हमारे जो इंटरनल मार्क्स हैं वो इतने अच्छे नहीं, जिस वजह से हमारे मेन रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं हो पाया है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब लोगों तक पहुँच सके। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ देखिए कि कोरोना का और अलग अलग चीज़ों पर कैसे असर पड़ा है, या फिर हमारी जो वैक्सीन है उसके ऊपर कैसे कैसे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, या वर्ल्ड वाइड कैसे कैसे काम हो रहे हैं। तो हम ये सब आपके सामने लेकर आएंगे। प्लस हमारी इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट हुई, कैसे वो ग्रो कर रही है, अभी धीरे धीरे वो कैसे उभर रही है, धीरे धीरे हम इन सब के बारे में बात करेंगे। प्लस अनलॉक्स, जैसे लॉकडाउन हुआ एक टाइम पे, अब अनलॉक्स की प्रक्रिया चालू हुई है, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में भी आपसे बात करने वाले हैं। तो इस चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे जो वीडियोस हैं वो एग्जैक्टली मिल सके। साथ ही में फ्रेंड्स, आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस हमको आप कमेंट्स करके बताइए कि हम और कैसे कैसे टॉपिक्स हम उठाएं। प्लस हमसे आप क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो। प्लस हमको कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।